बड़ी खबर सामने आ रही है। बारामूला के उरी में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। उरी में लगातार मुठभेड़ जारी है। इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। कुछ और आतंकियों के छिपे होने की भी खबर है। तो लगातार मुठभेड़ जारी है। ड्रोन के जरिए आतंकियों पर नजर रखी जा रही है और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को ढेर करने की सूचना मिल रही है। अभी और आतंकियों के छिपे होने की सूचना है, जिसे लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं। सघन वहां पर चेकिंग की जा रही है। आसपास के जंगलों में भी लगातार जो हमारे सेना के जवान हैं वो जगह जगह पर इस वक्त चेकिंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपको बताते चले कि यहाँ पर कई दिनों से मुठभेड़ जारी है बारामूला से। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बारामूला के उरी में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। मुठभेड़ अभी भी लगातार जारी है। इलाके को, पूरा जो इलाका आप देख पा रहे हैं, जंगलों से भरा ये इलाका है, इसे इस वक्त सुरक्षा बल ने घेर लिया है। कुछ और आतंकियों के होने की खबर है और इसी को लेकर लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जगह जगह पर जो सेना के जवान हैं वो सर्चिंग कर रहे हैं। आतंकियों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। ड्रोन के जरिए भी इस पूरे एरिया पर सुरक्षा बल नजर रखे हुए हैं, क्योंकि घना जंगल है यहाँ पर। ऐसे में सर्च ऑपरेशन में भी दिक्कतें आ रही हैं। जंगल के बीचों बीच आतंकी छिपे हुए हैं, जिसे देखते हुए ड्रोन के जरिए पैनी निगरानी रखी जा रही है। और भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नासिर जुनैद हत्याकांड मामले में आरोपी मोनू मानेसर का सिग्नल चैट सामने आया है। लॉरेंस गैंग से जुड़ना चाहता था आरोपी मोनू मानेसर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लॉरेंस गैंग से जुड़ने की इच्छा थी मोनू मानेसर की। मोबाइल के जरिए ये बड़ा रिकॉर्ड मिला है। लॉरेंस के भाई अनमोल से लगातार मोनू मानेसर संपर्क में था। पुलिस सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोनू मानेसर के मोबाइल से वीडियो चैट भी मिला है। साथ ही फरारी काटने के दौरान विदेश के वीडियोस भी सामने आए हैं। बिश्नोई गैंग से जुड़ने की कोशिश मोनू मानेसर की ओर से की जा रही थी। तो भरतपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नासिर जुनैद हत्याकांड से जुड़ी आरोपी मोनू मानेसर से पूछताछ में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी मोनू मानेसर के मोबाइल से कई वीडियोस मिले हैं। हत्याकांड के बाद फरारी काटने मोनू मानेसर विदेश गया था। बैंकॉक के कई वीडियोस बताए जा रहे हैं जो उसके मोबाइल फोन से बरामद किए गए हैं। फिलहाल इसे लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है। हत्याकांड के बाद मोनू मानेसर लंबे समय से फरार था। दीपक सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ना चाहता था मोनू मानेसर, कैसे पता चला, ये क्या है अपडेट इसे लेकर? देखिए प्रियंका, जैसे ही मोनू मानेसर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था तो उसका जो मोबाइल है वो पुलिस ने जब्त किया था और मोबाइल के आधार पर ये जानकारी निकल करके सामने आई है कि मोनू मानेसर लॉरेंस गैंग से जुड़ना चाहता था। यानी कि लॉरेंस बिश्नोई के भाई जो अनमोल है उसके संपर्क में लगातार मोनू मानेसर था और लॉरेंस बिश्नोई से बात करने की जो उसकी कोशिश थी वो लगातार की जा रही थी। यानी कि इस पूरे हत्याकांड के बाद मोनू मानेसर फरारी काटने के लिए विदेश गया था, जहां लगातार उसने मौज मस्ती की, जिसके वीडियो सामने आए हैं और उसके साथ साथ उसके मोबाइल से जो सिग्नल ऐप है उसकी चैट भी सामने आई है, जिसने जो रिलीज हुई अभी उसमें सामने आया है कि अनमोल से लगातार वो बात करने की कोशिश उसने की थी और लॉरेंस से जुड़ना चाह रहा था। उसकी इच्छा थी इस हत्याकांड के बाद कि वो लॉरेंस गैंग से जुड़ करके और एक तरह से पूरे इस इलाके में सरगना बनना चाहता था। इस पूरे मामले की जो सिग्नल चैट है वो सामने आई है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हो पाई है। ये सिर्फ सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि जो उसका सिग्नल चैट है वो सामने आया है और उसके आधार पर ये साबित हो रहा है कि मोनू मानेसर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग जो है उससे जुड़ना चाहता था और लॉरेंस बिश्नोई के भाई के लगातार संपर्क में मोनू मानेसर था। ये सबसे बड़ी खबर जो है इस वक्त न्यूज 18 राजस्थान पर दर्शकों को बताई जा रही है कि ये सिग्नल चैट सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर ये साबित हो रहा है कि मोनू मानेसर लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में जाने वाला था और उसके भाई से लगातार वो संपर्क कर रहा था। लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के बाद जो नूह पुलिस है उसने उसका जो मोबाइल है वो जब्त किया है। उस मोबाइल में ये सिग्नल चैट
की जो चैटिंग है वो मिली है, और उसके साथ साथ विदेश में फरारी काटने के दौरान जो मौज मस्ती करने के जो वीडियो है वो सामने आए हैं। इनको लेकर के अब पुलिस लगातार जांच कर रही है और अलग से एक इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में की जा रही है कि क्या वास्तविक मोनू मानेसर लॉरेंस गैंग से जुड़ना चाहता था और किस किस से उसने इस गैंग से जुड़ने के लिए संपर्क किया था और विदेश पहुंचाने में उसने किसकी मदद ली थी। इन सभी को लेकर के जो जांच है वो की जा रही है। जी प्रियंका, बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त दीपक हम दर्शकों को दिखा पा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। वो चैट, वो मोबाइल का जो चैट जिसके जरिए हम ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं, बड़ी बात बता रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मोनू मानेसर जुड़ना चाहता था, वो चैट इस वक्त एक्सक्लूसिवली हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जहां पर भाई भाई करते हुए दोनों के बीच में बात हो रही है, जय श्री राम कहा जा रहा है। दीपक, 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी है, अभी कुछ ही समय हुआ है, ये माना जाए कि कई और खुलासे होंगे अभी इस मामले पर। देखिए बिल्कुल प्रियंका, 2 दिन का रिमांड पुलिस ने लिया था, तो रिमांड के दौरान बड़े खुलासे मोनू मानेसर से हुए हैं। पुलिस पूछताछ में मोनू मानेसर ने कई बड़े नामों का यहाँ पर जिक्र भी किया है। अब उस पर भी पुलिस जांच कर रही है कि आखिर किस तरह से इस पूरे मर्डर की प्लानिंग की गई थी, और बताया जा रहा है कि इस हत्याकांड के 8 दिन पहले ही प्लानिंग कर दी गई थी, ये भी सामने आया है। और लेकिन अब पुलिस आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें जुड़ी हुई है कि क्या वास्तविक लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ये तार जोड़ना चाहता था और किसके थ्रू इसका अनमोल से संपर्क हुआ था, और अनमोल किस तरीके से लॉरेंस गैंग से इसका संपर्क लॉरेंस बिश्नोई से संपर्क कराना चाह रहा था। इनको लेकर के पुलिस जांच कर रही है। साथ ही एक महत्वपूर्ण जो जांच है पुलिस की वो इस मामले में की जा रही है कि जो हत्याकांड सामने आया था उसके बाद मोनू मानेसर को विदेश पहुंचाने में किसने मदद की थी, इसको लेकर भी जांच जो है वो की जा रही है। और अभी 15 दिन बाद जब ये पूरे जुडिशियल कस्टडी का समय पूरा होगा उसके बाद दोबारा से पेशी की जाएगी, तो उस समय पुलिस इन तथ्यों को कोर्ट में रखेगी कि इस तरह का जो मामला है वो सामने आया है। उस दौरान क्या फैसला होता है, क्या जुडिशियली कस्टडी बढ़ाई जाती है या फिर किस तरह का जो निर्णय है वो होता है, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये सिग्नल ऐप की जो चैटिंग है वो सामने आई है, इससे ये साबित हो रहा है कि लगातार मोनू मानेसर लॉरेंस गैंग के संपर्क में था और लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ना चाहता था, ये साबित हो रहा है। और पुलिस सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि ये उसके मोबाइल से ये चैट मिली है। और फिलहाल पुलिस के सूत्रों से ये खबर है, ये भी हम दर्शकों को बता दें, इसे लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है दीपक, लेकिन जो चैट सामने आ रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ना चाहता था। अब ऐसे में क्या वो अपना कुनबा और भी ज्यादा बढ़ाना चाहता था, क्षेत्र में और भी ज्यादा अपना दबदबा बढ़ाना चाहता था, ये बड़ा सवाल है। लेकिन दीपक, मोबाइल फोन से कई और अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जैसा कि हम वीडियो भी इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं और दर्शकों को एक बार बताते चले, बैंकॉक का ये वीडियो फिलहाल बताया जा रहा है जहां पर कहा जा रहा है कि मोनू मानेसर ने फरारी काटी थी। दीपक, इसे लेकर कुछ और अपडेट मिल पा रहा है क्या? देखिए प्रियंका, इस पूरे मामले में अपडेट यह है कि जो मोनू मानेसर से पुलिस ने मोबाइल बरामद किया है उससे बहुत सारे तथ्य मिले हैं। यानी कि पुलिस को जिस तरह से इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन करनी थी, पुलिस को जो तथ्य कोर्ट में पेश करने थे वो मोबाइल से बहुत मदद पुलिस की हो पाएगी। यानी कि उसमें ये भी सामने आया है कि मोनू मानेसर किससे बात करता था और कहां कहां छुपाता, किसकी मदद ली थी, इन सभी को लेकर के जो मोबाइल है उसमें बहुत सारी चीजें पुलिस के सामने आई हैं। और ये सिग्नल ऐप का चैट भी उसी में सामने आया है, और साथ ही जो विदेश घूमने के जो वीडियो फोटो जो है सामने आए हैं वो भी उसी मोबाइल से मिले हैं। और ये खुद मोनू मानेसर का ही मोबाइल है जो फिलहाल पुलिस के पास जब्त है, जिसमें कई सारे जो तथ्य हैं वो नजर आ रहे हैं और उसके आधार पर अब पुलिस आगे की जो जांच है वो कर रही है। लेकिन ये जो मोबाइल है मोनू मानेसर का वो पुलिस के लिए बड़ा अहम साबित हो रहा है, क्योंकि अब उससे तथ्यों के साथ जो कड़ी दर कड़ी है आगे की वो खुलती जा रही है। यानी कि इसमें पुलिस को जांच करने में बड़ी सहूलियत मिलेगी, ये कहा जा सकता है। जी बिल्कुल दीपक, सहूलियत मिलेगी क्योंकि इस मोबाइल में कई सारे राज ऐसे हैं जिन पर
जल्द ही जो पर्दा डला हुआ था वो हटने वाला है और कई पर्दाफाश एक एक कर होते भी चले जा रहे हैं। जैसा कि हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, सबसे पहले तो वो चैट हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जो कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई में गैंग में शामिल होने के लिए मोनू मानेसर की ओर से की गई थी अनमोल से, और दूसरी तरफ हम वो वीडियो भी दिखा रहे हैं जो फिलहाल बैंकॉक का बताया जा रहा है जहां पर मोनू मानेसर ने फरारी काटी थी। दीपक, पुलिस का कहना है कुछ और लिंक्स भी मिले हैं, कब तक गिरफ्तारियां की जा सकती हैं? पूछताछ के लिए किसी को बोला गया है क्या अभी तक? देखिए, पुलिस ने अभी मोनू मानेसर को लेकर के पूछताछ की है और 2 दिन का रिमांड उसका लिया था, तो उस दौरान ये तथ्य सामने आए हैं। लेकिन दोबारा जो है पुलिस ने मोनू मानेसर का जो रिमांड है वो मांगा था, लेकिन कोर्ट ने रिमांड ना देकर के सीधा उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। और अब जो खुलासे हुए हैं, जो नाम सामने आए हैं, उसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है और हो सकता है कि जो अन्य नाम हैं उनके लिए पुलिस नोटिस देकर के उन्हें पूछताछ के लिए बुलाए या फिर गिरफ्तारी भी संभव हो सकती है। दोनों ही यहाँ पर जो बात है वो सामने आ सकती है। अब ये डिपेंड पुलिस के ऊपर करता है कि पुलिस इस पूरे मामले को किस तरह से ट्रीट करे और जो अन्य नाम सामने आए उनको नोटिस देकर के पाबंद करके थाने बुलाए पूछताछ के लिए या फिर गिरफ्तारी करके पूछताछ की जाए। ये जो है पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए, कि डीएसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय इसमें अलग जांच कर रहे हैं, साथ ही भरतपुर एसपी मृदुल कछावा अलग जांच कर रहे हैं, क्योंकि भरतपुर में ही था पहले ये कांड, गोपालगढ़ जो थाना है, लेकिन अब डीग जिला अलग हो गया है। तो अब दोनों ही जिलों के जो एसपी हैं वो इस पूरे मामले को लेकर के अलग अलग जांच कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा मामला है और इसमें अलग अलग तथ्यों के आधार पर अलग अलग। बिल्कुल दीपक, बड़ा मामला है और कई खुलासे होने भी बाकी हैं। आप नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये मोबाइल फोन बड़ा महत्वपूर्ण है, कई इसमें राज छिपे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका दीपक, तमाम जानकारियों के लिए। और कोयम्बटूर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कोयम्बटूर में 21 ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। तमिलनाडु तेलंगाना में छापेमार कार्रवाई जारी है। एनआईए की 30 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई देखने को मिल रही है। आईएसआईएस के खिलाफ एनआईए का एक और बड़ा एक्शन देखने को मिला है। तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ओर से छापे मारे गए हैं, कई जगहों पर एक साथ रेड डाली गई है। बता दें कि 30 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर इस वक्त एनआईए की टीम जांच में जुटी हुई है। तमिलनाडु से लेकर तेलंगाना में ये छापेमार कार्रवाई की जा रही है। आईएसआईएस के ठिकानों पर इस वक्त तलाशी की जा रही है। आईएसआईएस के खिलाफ कई जगहों पर एक साथ रेड डाली गई। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त एनआईए की टीम पहुंची हुई है। कई अधिकारी यहां पर रेड डाले हुए हैं, जिसकी वजह से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। कोयम्बटूर से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक और बड़ी कार्रवाई एनआईए की ओर से की गई है। कोयम्बटूर में 21 ठिकानों पर छापे पड़े हैं, जबकि तमिलनाडु तेलंगाना में छापेमार कार्रवाई जारी है। एनआईए की टीम 30 ठिकानों पर इस वक्त मौजूद है। तो माना जा रहा है क्योंकि अलग अलग जगहों पर एनआईए की टीम मौजूद है, ऐसे में कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। 2 दिवसीय बैठक की करेंगे। शनिवार को शाम से ये बैठक शुरू होने वाली है। कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी दिल्ली हवाई अड्डे से कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के लिए हैदराबाद रवाना हो गए हैं। कांग्रेस के सभी नेता हैदराबाद पहुंचने लगे हैं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में केंद्र सरकार को घेरने से लेकर आगामी चुनाव की रणनीति पर भी मंथन किया जाएगा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि एक बड़े बदलाव की जरूरत है और ये तेलंगाना से ही शुरू होगा। तो नेताओं का कहना है कि बड़े बदलाव की जरूरत है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक बड़ा ही महत्वपूर्ण, लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव के लिए भी। पहले तो ये हमारे वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी, ये पहली बार है। मैं अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली बार वर्किंग कमेटी की मीटिंग हम कर रहे हैं और कल भी एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, उसमें तय होगा। पहले तो हमारे पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इसमें ज़्यादा बात होगी, उसके बाद जो अलायंस के बारे में बातचीत अलग होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है पहली बार संगठन के लिए हम बैठेंगे और संगठन के बारे में हम बातचीत करेंगे।
और रुक करेंगे अगली खबर का। आज हैदराबाद के दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहेंगे। सीएम गहलोत आज मुंबई से हैदराबाद पहुंचेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी आज हैदराबाद जाएंगे। हालांकि वो इस वक्त जयपुर में है और जयपुर से सीधा वो हैदराबाद पहुंचेंगे। विस्तारित कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में हिस्सा लेंगे। 17 और 18 सितंबर को हैदराबाद में सीडब्ल्यूसी की बैठक है। भारत जोड़ो मार्च में भी कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष शिरकत करेंगे। तो कल प्रवासी राजस्थानियों से भी रूबरू होने का कार्यक्रम रखा गया है। मिशन 2030 को लेकर प्रवासी राजस्थानियों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुलाकात करेंगे। राजस्थान फाउंडेशन की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और अब बात करेंगे बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की। जयपुर में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा, पहली यात्रा चौमू से शुरू होगी। राज्यवर्धन सिंह राठौड़, अलका गुर्जर इस यात्रा में मौजूद रहेंगी। तो वहीं दूसरी यात्रा केशव राय पाटन से शुरू होगी। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी इस बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। इस यात्रा में वो भी शिरकत करेंगे। तीसरी यात्रा पर्वतसर से शुरू की जाएगी, जो डीडवाना पहुंचेगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस यात्रा में शामिल होंगे। सांसद बाबा बालकनाथ, सीआर चौधरी, ज्योति मिर्धा भी, जिन्होंने जल्द ही बीजेपी ज्वाइन की है, वो भी इस परिवर्तन यात्रा में शामिल रहने वाली हैं। सीकर जिले में आज चौथी यात्रा का दूसरा दिन है। यात्रा में अर्जुन राम मेघवाल और राजेंद्र राठौड़ भी शामिल होंगे। तो जबरदस्त उत्साह कार्यकर्ताओं में इस यात्रा को लेकर देखने को मिल रहा है। जहां पर अलग अलग जगहों पर जब ये यात्रा पहुंच रही है तो भव्य स्वागत भी किया जा रहा है। तो बीजेपी की ओर से परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। कुल 200 विधानसभा सीटों को कवर करते हुए ये यात्रा आगे बढ़ रही है और बीजेपी का मानना है कि इस परिवर्तन यात्रा के जरिए हम सत्ता में परिवर्तन लाएंगे और कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे। राज्य सरकार की नाकामियों को यहां पर उजागर किया जा रहा है। कई सारे आरोप भी राज्य सरकार पर लगाए जा रहे हैं। गहलोत सरकार को गहलोत सरकार बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि गहलोत सरकार ने सिर्फ और सिर्फ जनता को लूटने का काम किया है। और इसके साथ साथ महिला अत्याचार, पेपर लीक को लेकर युवाओं को साधने की कोशिश, फिर चाहे वो कर्ज वापसी के मुद्दे को लेकर किसानों को साधने की कोशिश क्यों ना हो, तमाम मुद्दे बीजेपी की ओर से उठाए जा रहे हैं। उधर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान सामने आया है। कैलाश मेघवाल, सूर्यकांता व्यास के बयान पर उन्होंने बयान दिया है। कैलाश मेघवाल और सूर्यकांता व्यास 90 के आसपास हो गए हैं। ये पलटवार गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से किया गया। उन्होंने कहा कि अब बुढ़ापे में बचपन की पुनरावृत्ति हो रही है और बचपन में ऐसी गलतियां हो जाती हैं। सुनिए क्या कुछ कहा। तो पलटवार किया गया है जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से। कैलाश मेघवाल और सूर्यकांता व्यास पर उन्होंने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि ये दोनों तो 90 वर्ष के हो गए हैं, अब बुढ़ापा आ चुका है इनका और बुढ़ापे में बचपन की पुनरावृत्ति हो रही है। और देखिए जरा रिएक्शंस भी आप लोगों के देख सकते हैं। लोग वहां पर इस बयान पर हंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो चुटकी ली है उन्होंने सूर्यकांता व्यास की, कह रहे हैं कि अब 90 की उम्र में बचपन की याद आ रही है उन्हें। कह रहे हैं कि बचपन में गलतियां हो जाती हैं। योजना में महाभ्रष्टाचार का मामला सामने आया। प्रवर्तन निदेशालय ने भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। सूत्रों के अनुसार जेजेएम के भ्रष्टाचारियों को ईडी ने समन भेजा है। मुख्य अभियंता जेजेएम आरके मीणा को ईडी ने समन भेजा है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्य अभियंता मनीष बेनीवाल पर भी ईडी ने शिकंजा कसा है। एसीई आरसी मीणा को ईडी ने समन भेजा है। कारोबारी संजय बढ़ाया को भी ईडी का समन जारी किया गया है। एक्सीएन संजय अग्रवाल को भी समन भेजा गया है। पूछताछ के लिए सभी को बुलाया गया है, तलब किया गया है। जेजेएम टेंडर्स में अनियमितताओं, कमीशनखोरी और भुगतान सहित घटिया क्वालिटी, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर इन सभी से पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के बाद दोषियों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेजेएम के कई बड़े अधिकारियों को ईडी की ओर से समन भेजा गया है और सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि इनकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है। इस मामले को लेकर लगातार ईडी सख्ती से जांच कर रही है और इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा अपडेट। ईडी की ओर से कार्रवाई लगातार जारी है। कई बड़े अधिकारियों को
समन भेजने की सूचना मिल रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। और सीकर से बड़ी खबर सामने आ रही है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का बयान सामने आया है। सूर्यकांता व्यास के बयान पर राजेंद्र राठौड़ ने प्रतिक्रिया दी। कहा वे हमारी वरिष्ठ नेता हैं, उनके बयान को अलग तरह से पेश किया जा रहा है। कई बार किसी निर्वाचन क्षेत्र में काम होने पर तारीफ कर दी जाती है। तो जिस तरीके से सूर्यकांता व्यास की ओर से तारीफ की गई थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, उसी पर यह बयान सामने आया। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने इसे लेकर सफाई पेश की है। गोविंद सिंह डोटासरा पर भी राजेंद्र राठौड़ ने प्रतिक्रिया दी। कहा वे 3 बार चुनाव जीतकर भी तुर्रम खा बने घूमते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं 7 बार चुनाव जीतकर भी कार्यकर्ता हूं, लेकिन डोटासरा जी महज 3 बार ही चुनाव जीते हैं, लेकिन 3 बार ही चुनाव जीतकर तुर्रम खा बने घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि डोटासरा जी मेरे मित्र हैं, लेकिन वो बड़े नेता हैं, मैं छोटा नेता हूं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो कमल के फूल का निशान लेकर आएगा वही हमारा नेता होगा। तो राजेंद्र राठौड़ ने बयान दिया है। पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच इस बयान को जारी किया गया। कोई बात नहीं है, उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही उसको तोड़ मरोड़ करके मीडिया में प्रस्तुत किया गया। सूर्यकांता व्यास जी हमारी सीनियर मोस्ट विधायिका है, पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता है और मैं नहीं समझता कि इससे कोई विक्रय की बात हो। देखिए, जिस भाव से उन्होंने, जिस कंटेस्ट से उन्होंने कहा, कई बार अगर सरकारें कोई अच्छा काम किसी के निर्वाचन क्षेत्र में कर देती हैं, दूसरे के लिए कहता है ये काम अच्छा हुआ, उसको ये कर, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा कर दी। जी सर, भाजपा पहली बार राजस्थान में, देखिए हमारे पास जब दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता का चेहरा है और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो 5 साल काम करती है, संगठनात्मक भी करती है और सामाजिक तौर पर भी करती है। अभी कोविड के अंदर आपने देखा होगा सामाजिक सारोकारिता के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जगह जगह खड़ा रहा। हम कांग्रेस की तरह नहीं है जिनके पास आज भी कांग्रेस की डीसीसी और कांग्रेस की ब्लॉक के अध्यक्ष तक गठित नहीं है। उनका थैले में हमारा संगठन नहीं चलता। इसलिए हम संगठन हमारा चुनाव लड़ता है, व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ते। और संगठन चुनाव लड़ेगा तो संगठन का ही तय करेगा कि कब किस समय उनको क्या निर्णय। खबर केदारनाथ से है, जहां पर बारिश कम होने के बाद पुनर्निर्माण काम एक बार फिर से तेज हो गया है। वहीं ना का मालवाहक हेलीकॉप्टर चिनूक पुनर्निर्माण सामग्री लेकर केदारनाथ पहुंचा है। केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्य में लगने वाली भारी भरकम सामग्री को चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए ही केदारनाथ पहुंचाया जाता है। और अब बरसात के बाद दोबारा निर्माण सामग्री लेकर चिनूक लगातार केदारनाथ धाम पहुंचा हुआ है। तो सेना का हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, केदारनाथ धाम पहुंचा हुआ है। यहां पर लगातार पुनर्निर्माण काम तेजी के साथ किया जा रहा है। तो जिस तरीके से आसमान से बारिश आफत बनकर पहाड़ी क्षेत्रों में बरसी थी, तबाही का मंजर देखने को मिला था। जैसा कि केदारनाथ में भी हमने देखा, जमकर बारिश हुई और कई जगहों पर तबाही ही तबाही, जल सैलाब देखने को मिला। इसके बाद से अब जब थोड़ी मौसम में राहत मिली है, बारिश कम हुई है, उसके बाद से लगातार यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। पुनर्निर्माण काम तेजी के साथ किया जा रहा है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तो पहाड़ में आफत की बारिश के बीच एक बार फिर से तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 8 जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के साथ ही उत्तरकाशी और पौड़ी के कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं हरिद्वार के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी यहां पर अति तेज बारिश देखी जा सकती है। 17 तारीख तक प्रदेश में कई इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। राज्य के कई जिलों में तेज बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बारिश से 100 से ज्यादा सड़कें राज्य में बंद हो चुकी हैं। थलीसैंड मरचूला स्टेट हाईवे 20 जुलाई से ही बंद है। वहीं 18 जुलाई से थ्यूट और कैंपटी चड़ोगी सड़क भी बंद है, जिससे कई क्षेत्रों का संपर्क कटा हुआ है और लोगों की मुश्किलें भी बढ़ी हुई हैं।